जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आरके जी में। आज है 21 जनवरी 2023 और इस दिन के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रवीण शर्मा, पंकज कुमार सिंह, रवि कुमार या विकास पुरोहित। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए, यानी कि प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। शर्मा जी को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या NHA, भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो रिसेंटली हुए हैं तो उसमें है DG पंकज कुमार को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। उसके अलावा OECD ने क्लेयर लम्बोर्डली को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। कॉग्निजेंट ने रवि कुमार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत प्रवाह पहल शुरू किया है? आपके ऑप्शन है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या नौवहन जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है डी, यानी कि नौवहन जलमार्ग और बंदरगाह मंत्रालय। अच्छा, इस मंत्रालय के ये मंत्रालय किसके अधीन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल के। इन्होंने भारत प्रवाह नामक एक पहल की शुरुआत की है। और इनके अंडर में और कौन सा मंत्रालय आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनके अंडर में आता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य साहित्य, संवाद और संचार के जरिए आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में नदियों, बंदरगाहों और पोत परिवहन के महत्व को उजागर करना है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, ये है भारत प्रवाह। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भारत में लगभग 75 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जिसमें जहाज़ों के चलने योग्य अलग से जो है वो है 14,500 किलोमीटर, जो कि संभावित है। इसके अलावा भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 65% मूल्य के हिसाब से बंदरगाहों द्वारा सुगम समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का 44वां स्थान था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रांची या लखनऊ। सही ऑप्शन की बात करें तो ए, यानी कि भोपाल सही आंसर है। 22 और 23 जनवरी को भोपाल में विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया जा रहा है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो 8वें IISF यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। IISF के इस संस्करण की विषय वस्तु यानी कि थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृत काल की ओर अग्रसर है। पहला IISF 2015 में नई दिल्ली में मनाया गया था। 11 दिसंबर 2021 और 13 दिसंबर 2021 के बीच पणजी, गोवा, भारत में आयोजित किया गया था इसका पिछला संस्करण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन है वागीर, शक्ति, मेघदूत,
या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है ए, यानी कि वागीर। भारतीय नौसेना के द्वारा 23 जनवरी 2023 को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर के परिचालन की शुरुआत यानी कि कमीशन की जाएगी। यह पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों के साथ हमला करने में सक्षम है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें, यह चित्र में देख सकते हैं। इस पनडुब्बी का नाम है वागीर, जो कि किस श्रेणी का है, तो ये कलावरी श्रेणी का 5वीं पनडुब्बी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत में कलावरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। अभी तक इसकी 5 पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल कर लिया गया है, छठा जो है वो अभी बन रहा है। तो ये लिस्ट दी गई 5 पनडुब्बियों की, जिनमें से INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वाक्सीर हैं, जिन्हें अलग अलग वर्षों में नौसेना में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? ऑप्शन है अरोड़ा मिलर, मनप्रीत मोनिका सिंह, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, यानी कि अरोड़ा मिलर। हैदराबाद में जन्मी अरोड़ा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई है। और मनप्रीत मोनिका सिंह की बात करें तो अमेरिका में पहली बार ये भारतीय मूल की सिख महिला न्यायाधीश बनी है। चलिए, ये है चित्र में देख सकते हैं, ये है अरुणा मिलर, जो कि मैरीलैंड स्टेट की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अरोड़ा मिलर ने मैरीलैंड राज्य के 10वें लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल की बात करें वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट यहाँ के जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या सऊदी अरब। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि मिस्र। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट, जो कि 14 जनवरी 2023 से राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। आपको ये भी याद रखना कि ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो राजस्थान के जैसलमेर में किया जा रहा है। ये अन्य अभ्यास हैं जो कि विभिन्न देशों के साथ इंडिया के होते रहते हैं, जिनमें संप्रीति है इंडिया बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास इंडिया और US के बीच में होता है, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, वहीं गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, और धर्म गार्जियन हाल ही में हुआ इंडिया और जापान के बीच में। चलिए, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो मिस्र जो है उत्तरी अफ्रीका में एक स्थित देश है। मिस्र जो है अपने गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स और ग्रेट स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारकों का घर है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा पिरामिड जो कि नील नदी के तट पर बने हैं। गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी राजधानी काहिरा है और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी है। मुद्रा यहाँ का मिस्री पाउंड है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय उद्यमिता संस्थान यानी कि IIE की 8वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, गुवाहाटी या बेंगलोर। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि गुवाहाटी। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 19 जनवरी को भारतीय उद्यमिता संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह अध्यक्षता की। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारतीय उद्यमिता संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय, जो कि अब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, के द्वारा गुवाहाटी में की गई थी। इसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और उद्यमिता विकास के लिए अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना
होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी, जिसे फितूर का नाम दिया गया है, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, इंडिया, स्पेन या अमेरिका। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है सी, यानी कि स्पेन। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मैड्रिड में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग लिया है। बात करें इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तो फितूर का आयोजन 18 से 22 जनवरी तक स्पेन में किया जा रहा है। फितूर जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो है इसका आयोजन हो रहा है। पर्यटन मंत्रालय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए इंडिया पवेलियन के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया पवेलियन का उद्घाटन स्पेन में भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय द्वारा 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाएगा। ये रिसेंट का न्यूज है। अगले प्रश्न की बात करें तो शुगर सीजन 2021-22 में भारत ने कितने लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया था? ऑप्शन है 4,000 लाख मीट्रिक टन, 5,000 लाख मीट्रिक टन या 6,000 या फिर 7,000 लाख मीट्रिक टन। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन है बी है 5,000 लाख मीट्रिक टन। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 2021-22 शुगर सीजन के दौरान रिकॉर्ड 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन किया गया था। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील ने 2021-22 में करीब 3.2 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की बात करें तो देश में कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान लगभग 80% है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब हैं। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन भारतीयों में पहले स्थान पर और विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, सत्या नडेला, शांतनु नारायण या सुंदर पिचाई। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ये है ए, यानी कि मुकेश अंबानी। अरबपति मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और गूगल के सुंदर पिचाई को पीछे छोड़कर ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों के बीच नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो इंडेक्स में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और को पहला स्थान और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त पिछले साल शीर्ष पर रहे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। वहीं एडोब के शांतनु नारायण चौथे, पिचाई चौथे और 5वें स्थान पर हैं क्रमशः। मुकेश अंबानी रिलायंस के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष 40 वर्षों में रैंकिंग में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ भी हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में आई EY रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ऑप्शन है 2032, 2025, 2047 या 2027। सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2047। EY की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2047 तक $26 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जो कि भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष भी होगा। EY क्या है? EY मतलब है अर्न एंड यंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो EY रिपोर्ट क्या होता है? 2011 में लॉन्च किया गया EY रिपोर्टिंग EY ग्लोबल इंश्योरेंस का इनसाइट हब है। यह कॉरपोरेट प्रदर्शन को संप्रेषित करने में वैश्विक कंपनियों के सामने आने वाले मुद्दों पर विचारशील नेतृत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एक कम दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु। सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र।
हाल ही में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो डॉक्टर मंदर दातार के नेतृत्व में ARI की टीम के द्वारा ठाणे जिले के मंजरे गांव में इस दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट भारत के 4 वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट में से भी एक है। आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।